डाइपोल क्या क्या होता है, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर 5 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये सारी चीजें हमारी एम है कि डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के एक्सप्रेशन आप लोगों ने निकाले हैं, वो मैं आपको ब्रीफली बता दूंगी कैसे निकालते हैं। अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लगती है उसको स्टडी कर लेंगे। ऑल्सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पोटेंशियल एनर्जी जो लगती है डाइपोल पे वो वाला भी कैसे टॉपिक आता है वो भी हम समझ लेंगे। तो क्विकली एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझ लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज होती है बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका दो चार्जेस का सिस्टम होता है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ऐसे ही लिखते हो ना इलेक्ट्रिक डाइपोल को, है ना बेटा, कि एक अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है एंड इक्वल एंड ऑपोजिट हमारे पास नेगेटिव चार्ज है एंड दीस चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि ये जो डाइपोल होता है इट इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड लेट मी से दैट दिस डिस्टेंस बाय व्हिच इट इज सेपरेटेड इज 2a। ठीक है, अपनी डेरिवेशन वगैरह के लिए हम इस डिस्टेंस को 2a ले लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस ऑफ द डाइपोल? एक्सिस ऑफ द डाइपोल क्या होता है कि ये जो डाइपोल को लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों चार्जेस को, उसके अलोंग मेरा जो होता है दैट इज माय एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है, सो एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज नथिंग बट द लाइन विच इज जॉइनिंग दीज टू चार्जेस। उसके अलोंग अगर मैं किसी भी पॉइंट के बारे में बात करती हूँ, सो दैट इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, राइट। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा बेटा, अभी निकालते हैं एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोला सब बच्चों ने। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है कुछ इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में पढ़ा है, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? अब अगर ये जो डाइपोल है इसके बीच में मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं, है ना, ये जो डाइपोल है इसकी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बना दूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं बना दूं, तो उस केस में कोई भी पॉइंट अगर मेरा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है ऊपर या नीचे कहीं पे भी, तो वो हो जाती है हमारी इक्वेटोरियल लाइन, राइट। बेटा ये भी निकालती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द लेफ्ट हैंड साइड जीरो नहीं आएगा आपका। देखो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में निकालोगे तो पॉजिटिव की वजह से ज्यादा आएगा, नेगेटिव की वजह से कम आएगा। ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जिसपे जीरो आए, बट हाँ किसी एक पॉइंट पे तो बहुत दूर जाके जीरो आ सकता है। ठीक है बेटा, ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन की बात हो गई, ये हमारी एक्सिस की वजह से बात हो गई। और अगली चीज आप लोगों ने देखी होगी कि डाइपोल मोमेंट भी कुछ होता है। यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट डाइपोल मोमेंट एज वेल। तो बेटा डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है? अब डाइपोल की आपकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको स्टडी करनी है। दो प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई? एक तो डाइपोल आप किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो। हाँ इन्फिनिटी पे बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो, इन्फिनिटी पे हमारा जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल हमारा बन कैसे रहा है? डाइपोल हमारा बन रहा है दो चार्जेस की वजह से, और ये जो दोनों चार्जेस हैं दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दे आर इक्वल टू ईच अदर एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो डाइपोल इज सिंपली स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज एंड योर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डाइपोल मोमेंट भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैग्नीट्यूड में लिख सकती हूँ 2a q के बराबर। इसकी जो डायरेक्शन होती है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस। इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलोंग होती है, अलोंग द एक्सिस। एंड जो चार्जेस कौन से चार्ज से कहां तक होती है? इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होता है आपका डाइपोल मोमेंट। सो बेसिकली अगर मैं ऊपर वाले केस में डाइपोल मोमेंट को ड्रॉ करूंगी, बिल्कुल सही बोला सब बच्चों ने, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस हिसाब से हमारा कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा। अच्छी लाइन नहीं बनी, एक बार लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है वो आ जाता है। सही है, आगे चलूं बेटा? ठीक है, इसकी एसआई यूनिट आपकी कूलम मीटर होती है, ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो दैट एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। चलो इसका एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। आज की क्लास में क्वेश्चंस जो है ऑनेस्टली स्पीकिंग सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, आज मेरे पास कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो ऐसा थोड़ी होता है कि वो चार्ज के पास जब आप कोई दूसरा चार्ज लाओगे उसकी वजह से वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नहीं ना। अगर आपने एक चार्ज कहीं पर रख रखा है तो वो चार्ज अपनी सराउंडिंग्स को किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस तो कर रहा होगा,
और अगर आप कोई दूसरा चार्ज लाओगे तो वो इन्फ्लुएंस की वजह से जो दूसरा चार्ज आप लाए हो उस पर कुछ फोर्स लगेगी। तो बेटा ये जो चार्ज इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी सराउंडिंग्स को, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से देखते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जब वैल्यू निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाता है फोर्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लेते हैं। ठीक है ऋतिक? अब इस क्वेश्चन पे आओ, इसको कैसे सॉल्व करोगे? वेरी गुड, आंसर निकाल लिया है बच्चे ने, गुड जॉब बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बोल रखा है एन HCl मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 3.4 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। 3.4 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर आपको पी की वैल्यू गिवन है। बोल रखा है कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस लाई कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज आपको बताना है। अगर आपको ये चीज गिवन है कि उनके बीच में जो सेपरेशन है जिसको हमने 2a अज्यूम किया है, दैट सेपरेशन इज 1 इंटू 10⁻10 मीटर्स। पता ही सिंपल सवाल, वी विल डायरेक्टली यूज द एक्सप्रेशन P इज इक्वल्स टू 2aq। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डाइपोल मोमेंट अपॉन द सेपरेशन। So we will get the value as 3.4 into 10⁻30 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू है हमारी 10⁻10। तो यहाँ से अगर आप चार्ज की वैल्यू निकालोगे, चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.4 इंटू 10⁻20 कूलम्स। सही है? यही आई सब बच्चों की, जुनैद की, राज की, सचिन, अंजलि, सब बच्चों की यही आई है? ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बोला बेटा। इस तरीके का क्वेश्चन आई थिंक आपका जेईई या नीट में किसी एक साल में पूछा भी गया था। इस तरीके का सेम क्वेश्चन आपका एक बार पूछा भी गया था। ठीक है, डाइपोल मोमेंट आपको बताना है। ऐसे इक्विलैटरल ट्राइंगल मैंने बना रखा है 3 चार्जेस के सिस्टम का, तो इस केस में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है। तो यार इसको निकालोगे कैसे? इसको ना मैं कुछ अलग तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ। कैसे? लेट मी से दैट दिस इज माई नेगेटिव चार्ज, ये मेरा दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ये वाला मेरा दूसरा नेगेटिव चार्ज है। और अब जो पॉजिटिव चार्ज है, करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डायरेक्शन जो होती है उसकी मैटर करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव साइन आता है, पॉजिटिव साइन आती है। नेगेटिव साइन भी कंसिडर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, और अब ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है ये आपका 2q गिवन है। इसको मैं ऐसे इमेजिन कर सकती हूँ कि q और q मेरे पास चार्ज है। डू यू गाइस अग्री विद दिस? सो कैन यू गाइस सी दैट दिस इज बेसिकली नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ 2 डाइपोल्स, है ना? ये मेरा एक तरीके से सिस्टम ऑफ 2 डाइपोल्स आ गया ना, ये मेरा सिस्टम ऑफ 2 डाइपोल्स आ गया। और ये जो सिस्टम ऑफ 2 डाइपोल्स है, ये जो सिस्टम ऑफ 2 डाइपोल्स है, इसमें डाइपोल मूवमेंट कैसे होएगा? लेट मी से कि ये वाला पहला डाइपोल है, लेट मी से कि दूसरा वाला डाइपोल ये है। तो पहला डाइपोल मूवमेंट कुछ ऐसे होएगा P1, दूसरा डाइपोल मूवमेंट कुछ ऐसे होएगा P2। अगर मैं इसको आगे ले जाऊं और मैं इसको यहां पर ड्रॉ करूं, तो व्हाट विल आई हैव? I will have P1 like this. This is my P1. And I will have P2 like this. This is my P2. And they will be making an angle of 60 degrees with each other. Is this okay, guys? ठीक है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो आपको पता है कि P1 और P2 की यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी मेरी इक्वल है। अगर मेरी साइड A के बराबर है तो P1 और P2 की वैल्यू मेरी QA के बराबर हो जाएगी। तो अगर आपको अब नेट निकालना है कि नेट कितना आएगा, तो भाई वो वेक्टर लॉ लगा लो ना, वेक्टर लॉ से सम करते हो ना, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, 2P1 P2 कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी हाफ हो जाएगी। जब आप सारी एजम्पशंस यहाँ पे कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा √of 3Q स्क्वायर A स्क्वायर। So you will basically get the value of net dipole moment as QA multiplied by √3। यहां तक सब बच्चे अग्री कर रहे हो? ठीक है, अब इसके अगर आगे चलना है, आपको डायरेक्शन भी सपोज निकालने के लिए बोलते तो डायरेक्शन भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन तो आप डायरेक्टली सिमेट्री से भी देख सकते हो कि एक P1 जो है वो आपका इधर जा रहा है, P2 जो है वो आपका इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल आपको 60 डिग्री का गिवन है। तो आपको पता है कि क्योंकि दोनों पीस की वैल्यू इक्वल है, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा दैट विल बी इन बिटवीन देम सच दैट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद बोथ ऑफ देम। इज दिस ओके गाइस? इस तरीके का कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, इस तरीके का कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे सब बच्चे? यस मैम, वेरी गुड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। एक बार इंदल बोल रहे हैं, रिपीट कर दो। अरे डायरेक्शन में क्या होता है, जैसे डायरेक्शन तो वो निकाल भी सकते हो ना फॉर्मूला से, जो वो अल्फा वाला फॉर्मूला होता है। बट वैसे अगर आप ये एक शॉर्टकट समझ लो
कि अगर दोनों वेक्टर आपके इक्वल है, उनके बीच में जो भी एंगल बन रहा है, आपका जो नेट बनेगा वो उनके बीच में से बन जाएगा ना। आप जो अपना नेट, अगर पी नेट की वैल्यू निकालोगे, सो दैट विल बी इन बिटवीन दोज, उनका एंगल बाइसेक्ट करते हुए आएगी ना, क्योंकि दोनों की साइड पे आपका इक्वल बन रहा है। ठीक है इंदल बेटा, आपको भी क्लियर है बच्चा? कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, हमने इस सिस्टम को इमेजिन कर लिया कि दो डाइपोल से बना हुआ है, एक माइनस क्यू टू क्यू था, ये टू क्यू को आई हैव रिटन एज क्यू एंड क्यू, एंड आई कैन इमेजिन दैट दिस एंटायर सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू डाइपोल, सो दे विल हैव टू डाइपोल मोमेंट्स, एंड देन आई हैव सिंपली टेकन द वेक्टर सम ऑफ दोस टू डाइपोल मोमेंट्स। अब आ जाओ आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी एक बच्चा चाह रहा था हमारा कि थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता भी दूंगी कि कैसे कैसे हम डिराइव कर रहे हैं। तो बेटा हो क्या रहा है, अब सबसे पहला केस है, यू हैव टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। तो आपके पास एक ये येलो से मैं नेगेटिव चार्ज बना रही हूँ, अभी स्क्रीन अटकी हुई है, ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज मैंने बनाया वो मैंने येलो से बना दिया है। इसी के साथ में हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज भी बना दिया है यहाँ पर मैंने। एक्सिस हम लोगों ने क्या देखा था कि इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इन दोनों चार्जेस को जो हमारी लाइन ज्वाइन कर रही है, उसी लाइन पे अगर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो वो हम निकालने की कोशिश करेंगे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पता है। सो लेट मी से दैट दिस इज माई मिडिल पॉइंट ऑफ द डाइपोल, लेट मी से दैट दिस इज माई मिडिल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो हमें पता है कि ये जो मिडिल पॉइंट है, इट विल बी एट अ डिस्टेंस a from both the charges. If I'm saying that जो दोनों की लेंथ है वो 2a डिस्टेंस पे है, everyone agrees with this? ठीक है, नाउ लेट मी ऑल्सो से कि ये जो पॉइंट है जिसपे हमें वैल्यू निकालनी है, ये जो पॉइंट है हमारा, इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दी सेंटर। ठीक है, लेट मी से दैट जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दी सेंटर। तो दोनों की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती हूँ इस पॉइंट पे। नेगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा, पॉजिटिव वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का आप मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो। पॉजिटिव वाले वजह की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा पॉजिटिव और पॉइंट के बीच में, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मतलब नीचे आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आई कैप, एंड यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ ई माइनस एज वेल। आप ई माइनस की भी वैल्यू लिख सकते हो, वो कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी माइनस आई कैप। ये सही है, हमने ई प्लस और ई माइनस दोनों के दोनों लिख दिए। तो अब अगर आपको इस पॉइंट पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होगा, यू कैन सिंपली ऐड दीज टू एंड यू विल गेट योर आंसर। You can simply add these two and you will get your answer. When you will add these two, मैं बता भी देती हूँ कि आपके पास क्या आंसर आएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है वो कुछ ऐसे आ जाता है कि क्यू तो कॉमन आ जाता है, ब्रैकेट में आप लोगों के पास बचता है 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप। और यहाँ पर अगर मैं ये चीज, ये कॉन्सेप्ट यूज कर लूं, अगर यहाँ पर आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर लोगे कि डाइपोल मोमेंट की क्या वैल्यू होती है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू 2qa, और उसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे होगी, सो इट विल बी आई कैप। तो इफ आई प्लग दिस हियर, देन आई विल गेट द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 इंटू डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है, इस चीज से अग्री कर रहे हैं? ठीक है, अब यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन और लगा देते हैं कि अगर आपका जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे आपको निकालना है कि भाई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो बहुत ही ज्यादा है, इट इज मच 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 ग्रेटर एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो इस सिचुएशन में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो ये जो एक्स वाला पार्ट होता है वो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास जो ई नेट की वैल्यू आती है वो आ जाती है 2kp अपॉन एक्स क्यूब। So you guys can see that for any given medium, electric field is directly proportional to x का cube, है ना, 1 अपॉन एक्स क्यूब। अगर आपको कोई डाइपोल गिवन है, कोई मीडियम गिवन है, तो k और p आपके कांस्टेंट हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज डायरेक्टली कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब।
आई थिंक एक बार ऐसा ना जे नीट का क्वेश्चन था, ऐसा कोई डायरेक्टली पूछ लिया था कि डाइपोल के केस में बता दो कि डिपेंडेंस क्या होती है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन तो मेरे से पूछना ही मत, डिपेंडेंस तो डायरेक्टली मैंने एक स्लाइड में डिराइव करवा दी। ठीक है, सही है बेटा, ये वाली चीज नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलती हूँ मैं। वेरी गुड। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देना, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डन, वेरी गुड। एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बिटली लिंक पे जाकर भी अब रेगुलरली चेक कर लिया करो, आप लोगों की क्लास जब खत्म होगी ना उसके नेक्स्ट डे तक मैं कर दूंगी। बेटा वो कट जाएगा जब आप यहाँ से निकालोगे ना, ए स्क्वायर को अगर मैं निग्लेक्ट कर दूंगी तो नीचे मेरे पास एक्स की पावर 4 आ जाती है, ऊपर से एक एक्स होता है, वो दोनों कट जाते हैं। ठीक है, दैट इज वाई एक एक्स आपका नीचे वाले एक्स से कट जाएगा। बेटा इसका ग्राफ यार डिक्रीजिंग ग्राफ आता है, मैं छोटा सा बना देती हूँ यहाँ पर। अगर आपका ग्राफ है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स क्यूब पे डिपेंड कर रहा है ना, तो आपका डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। एक सेकंड, कहाँ गई मेरी स्लाइड, कुछ इस तरीके से ग्राफ आना चाहिए, 1/x³ का ग्राफ आएगा। ठीक है खुशबू बेटा। चलो इसको नोट डाउन कर लो एक बार सब बच्चे, फिर आगे चलती हूँ। सिंपल ग्राफ है, R³ पे डिपेंडेंस है बस, तो इनवर्स डिपेंडेंस के सारे ग्राफ ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्ट मैं बता रही हूँ, आज की क्लास के जो क्वेश्चन है वो आसान है, तो आज की क्लास के क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन जेन्युइनली इजी क्वेश्चन है, इसीलिए लाई हूँ कि ये कॉन्सेप्ट पूरा प्रैक्टिस हो जाए। कल की क्लास में थोड़े से, मतलब नेक्स्ट क्लास में थोड़े से इस टॉपिक से मुश्किल क्वेश्चन करवाने होंगे तो करवा दूंगी। हाँ तो ग्राफ तो इतना ही होगा। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर आपको दो चार्जेस गिवन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है सचिन बेटा, फिर से सॉल्व करो, बहुत सिंपल आंसर आएगा। यहाँ पर आपको बेटा, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, रीवा बेटा, आई एम जस्ट गिविंग यू गाइस टाइम ताकि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैं लिख देती हूँ, चलो यहाँ पर आपको दो चार्जेस गिवन है, क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 5 माइक्रो कूलम, तो क्यू की वैल्यू हो गई आपकी 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम, है ना बेटा। आगे क्या गिवन है कि आपको उनके बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, दैट दे आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर्स अपार्ट, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज गिवन टू यू, मतलब 2a की वैल्यू आप लोगों को गिवन है। ठीक है, अब हमारे जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो a के हिसाब से लिखा है, तो यहाँ पर आप 2a ही अज्यूम करना। 2a की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब 4 × 10⁻² मीटर्स इज द वैल्यू ऑफ 2a। आगे आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बतानी है एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो आपको x की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 × 10⁻²। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि आप अपना कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इधर। आप वो दूसरे वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको जो पहला वाला फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। ये आपका नियर बाय पॉइंट हो गया, ये आपका नियर बाय पॉइंट हो गया, तो डायरेक्टली मैं ऐसे 2kpx वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी। तो नियर बाय पॉइंट के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के पी मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है, मतलब के पी मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंटू 2 डिवाइडेड बाय x² - a² का होल स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × k इंटू पी की वैल्यू कितनी होती है, q × 2a मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय x² - a² का होल स्क्वायर। अब ये वाली चीज प्लग इन करके मुझे आंसर बताओ एक बार सब बच्चे, ट्राई टू जस्ट यूज नाउ, जस्ट प्लग द वैल्यूज इन एंड टेल मी व्हाट द आंसर विल बी। अगर वैल्यूज प्लग कर दूंगी तो 2 × k की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय q हमें गिवन है 5 × 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 2a की वैल्यू हमें गिवन है 4 × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय फिर से 4 × 10⁻² आ जाएगा। वेरी गुड, गुड जॉब सचिन बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस इज डिवाइडेड बाय व्हाट, x² - a² का होल स्क्वायर। x² हमारा कितना हो जाएगा, 16 × 10⁻⁻⁴ माइनस 4 × 10⁻⁻⁴। सो व्हेन यू गाइस सॉल्व इट, बहुत सारी चीजें आप लोगों की कट जाएंगी भाई, सब कुछ ही कट जाएगा। जब मैंने सॉल्व किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास भी 10⁸ न्यूटन पर कूलम आ गई थी।
ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक यही है कि ये चीज देख लेना कि यहाँ पर आप नियर बाय पॉइंट का एक्सप्रेशन लगाओगे, फार पॉइंट का एक्सप्रेशन लगाओगे। बच्चे ना अंधाधुन होकर डायरेक्टली वो 2kp/x³ वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। हर जगह पे वो फॉर्मूला यूज करना आपको अलाउड नहीं है। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है तब तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू विल नॉट यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। इज दिस ओके? शुड आई मूव फॉरवर्ड? चलूं आगे बेटा? चलो ये वाला एक क्वेश्चन और सॉल्व करना। सिंपल क्वेश्चंस है, अगेन आई एम रिपीटिंग, आज की क्लास के क्वेश्चंस जेन्युइनली सिंपल ही रहेंगे। बताओ इसको कैसे करेंगे? ठीक है, आज आई थिंक अभी फिलहाल स्क्रीन कम अटक रही है तो थोड़ा इंटरनेट मेहरबान हो गया होगा। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, फिर से वही लिख लो, गिवन और टू फाइंड। चार्ज की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 0.2 इंटू 10⁻⁻12। कभी कभी ना इसको पीको भी कहते हैं। ये 10⁻⁻12 जो होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज पीको कूलम। तो अगर पीको कहीं लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज मत होना। आपको बता रखा है कि उनके बीच की सेपरेशन आपकी 10⁻⁻8 है, तो 2a की वैल्यू आपकी 10⁻⁻8 मीटर है। इसका मतलब यही हो गया। आगे आपको बोला है कि जो x है उसकी वैल्यू 0.1 मीटर है। तो अब आप देख सकते हो कि x की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। x की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ 2a, राइट बच्चों? सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यू कैन यूज द एक्सप्रेशन फॉर फार पॉइंट। अब इस केस में आप फार पॉइंट वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो यूज कर सकते हो। तो फार पॉइंट के लिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2kp/x³। 2kp/x³। So this comes out to be equal as, in this situation it is 2 into k into p की वैल्यू कितनी है? q into 2a/x³। तो निकालना है कितनी वैल्यू आएगी इसकी। एक बार ट्राई टू डिटरमिन दी वैल्यू। दिस इज आल्सो एन इजी क्वेश्चन ओनली। इट विल बी 9 into 10⁻⁹ is k multiplied by 2 multiplied by charge is 0.2 into 10⁻⁻12 multiplied by 2a. 2a is 10⁻⁻8 given to you in the question. डिवाइड किससे करोगे? x³ से। लाइन सीधी नहीं है तो इरेज कर दिया, थोड़ा बच्चों को समझ में आ जाए वगैरह में। वी विल डिवाइड दिस बाय x³। x की वैल्यू आपको 0.1 की बने तो 10⁻⁻³ आ जाएगा एक तरीके से नीचे। सो व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व इट, ये 9 into 4 3.6 का फॉर्म बन जाएगा। और जब ये सारी पावर्स को मैंने ऐड किया था तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया था दैट इज 3.6 into 10⁻⁻8 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, वेरी गुड गौरव बेटा, गुड जॉब, एब्सोल्युटली सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चा। सब बच्चे निकाल लो, सब बताओ यही आंसर आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हमारा एक्सियल पॉइंट वाली चीज तो सब बच्चों को समझ में आ गई है। अब अगली चीज है हमारी, उस पर बात कर लेते हैं। दैट इज कि इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट हो तब क्या करोगे। तो ये भी आपकी एनसीईआरटी में आप लोगों ने देखा है, कुछ ऐसे नया एग्जाम्पल नहीं है। थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ बस। तो बेटा अगर ये आपका सपोज नेगेटिव चार्ज है, लेट मी से दैट दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, लेट मी से दैट दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेट मी से दैट दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों को आपकी लाइन कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर रही है। इनके बीच में अभी भी जो डिस्टेंस है वो हमने 2a ही अज्यूम किया है। अब मैं बोल रही हूँ कि इनके इक्वेटोरियल प्लेन जो है, ये जो जो इनको बाइसेक्ट कर रहा है प्लेन, ये जो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करी है, इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करा है दैट इट इज बाइसेक्टिंग दी लाइन विच इज ज्वाइनिंग दी एक्सेस of line which is joining these two and it is along this, it is perpendicular to it. तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये सपोज मेरा कोई रैंडम पॉइंट है m, जिसका मुझे डिस्टेंस पता है दैट इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट। ठीक है, दिस पॉइंट m इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द मिड पॉइंट। इस सिचुएशन में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बता दो। तो कैसे बताओगे? ये डिस्टेंस अगेन आप लोगों को पता है a के बराबर है। यू गाइस नो दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू a। if I draw these, if I join the two lines, if I make the triangle complete, so you guys already know that this distance will also be equals to x square plus a square. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा ये जो डिस्टेंस हमने बनाई, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती हूँ
तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी आप लोग बता सकते हो कितना होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड मेरा एक्चुअल में इक्वल आता है इस सिचुएशन में। ई माइनस की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? ई माइनस की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ई प्लस की भी वही सेम वैल्यू आती है, ई प्लस की भी वही सेम वैल्यू आती है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं बोल देती हूँ दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू थीटा, इफ आई से दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू थीटा, तो यहाँ पर जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इन दोनों के खाली जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट है उसकी वजह से आएगा। इफ आई एम सेइंग दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू थीटा, तो जो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेरे पास, ई नेट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ द साइन कंपोनेंट्स ऑफ बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स। So when you consider that E net is equals to 2E sin theta and the direction will be in negative I, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में आपका होगा, तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या क्वेश्चन है बेटा? आपका नाम मुझे समझ नहीं आया, आसर्द। कोई भी क्वेश्चन है तो लिख दो बेटा चैट बॉक्स में। कुछ कुछ बुक्स में यार ये वाला एंगल जो है उसको थीटा अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, कुछ नहीं होता बेटा, कुछ कुछ बुक में ये वाला एंगल थीटा अज्यूम कर लेते हैं, उससे भी आपके फॉर्मूले में फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी आपके फॉर्मूले में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे आपके पास यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। बट जो साइन थीटा की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैल्यू पुट करोगे तो वो आपके पास वैल्यू सेम ही आती है। सो व्हेन यू विल पुट इन दैट वैल्यू यू विल सी दैट ई नेट की आपके पास जो एक्सप्रेशन आती है वो आ जाती है माइनस के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2, रेज टू 3/2। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है। तो यहाँ पर और एक्सियल वाला जो पॉइंट था उसमें दो मेजर डिफरेंसेस है। एक तो मेजर डिफरेंस है हर पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन, तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा माइनस ए अपॉन एक्स क्यूब, माइनस ए अपॉन एक्स क्यूब, वहां पे मेरे पास 2 के अपॉन एक्स क्यूब आ था, एक्स्ट्रा का एक्स बचा। रिफ्रेश कर रही हूँ। अभी मेरे पीछे वाली पे जांच तक हो गई। हाँ अभी आया बेटा, सॉल्व कर लिया बच्चा। तो अब यहाँ पर और पिछले वाले केस में जो एक्सियल पॉइंट वाला केस है उसमें खाली दो ही हमारे मेजर डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस तो ये, यहाँ पर आपके पास माइनस एपी अपॉन एक्स क्यूब आ रहा है। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डाइपोल मोमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में, उस सिचुएशन में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही आ रहा था। तो एक तो वो मेजर डिफरेंस है। दूसरा है कि यहाँ पर केपी अपॉन एक्स क्यूब मैग्नीट्यूड है, वहां पे आपका 2 केपी अपॉन एक्स क्यूब मैग्नीट्यूड था। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों के सीबीएसई में भी पूछ लेते हैं कि बताओ कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट में जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है उनका रेशियो निकाल के दिखा दो। तो जो रेशियो आएगा आपका 2:1 या फिर 1:2 जो भी आएगा वो आपका रेशियो आ जाता है। यस, वेरी गुड बेटा, सही है। चलूं आगे। अगेन ब्रीफ में बता रही हूँ सारी चीजें, अगर डिटेल्ड आपको देखनी है इसकी डेरिवेशंस भी, सारे पॉइंटर्स भी, तो आप मेरे जो बिटली वाले लिंक पे नोट्स है उसमें देख सकते हो। वहां पे भी आपके टॉपिक वाइज मैंने बना रखे हैं तो कोई दिक्कत उसमें भी नहीं आएगी। है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऑल राइट, सी दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई डोंट इवन वांट यू गाइस, नेगेटिव लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप यहाँ पे अब जैसे मैं नेगेटिव लिखूंगी नहीं, बस पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन इक्वेटोरियल में उल्टी आती है। अगर आपके फाइनल आंसर में आप खाली मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो नेगेटिव नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो बेटा। गिवन क्या क्या है आपको? चार्ज गिवन है। चार्ज कितना गिवन है? 10 माइक्रोकूलम। तो 10 इंटू 10 की पावर -12 -6 आपको चार्ज गिवन है। नॉट -12, -6 आप लोगों को चार्ज गिवन है।
ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को बोला है कि इट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर। ठीक है, सो इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर, मतलब छोटा सा डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, 5 मिलीमीटर का डिफरेंस है। तो जो 2a की वैल्यू है वो आपको 5 मिलीमीटर गिवन है। सो 5 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻³ मीटर। इसके अलावा बेटा आप लोगों को ये भी बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे बताना है विच इज एट अ डिस्टेंस 0.2 मीटर्स। तो जस्ट सब्सटीट्यूट ऑल दी वैल्यूज, ये आपका फार पॉइंट है। ठीक है, ये जो है ये आपका फार पॉइंट है, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल सकते हो kp/x³ के इक्वल। यूजिंग kp/x³ यू विल ऑब्टेन योर आंसर। तो ट्राई टू यूज दिस, टेल मी व्हाट द आंसर विल बी इन दिस सिचुएशन। 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय p कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज कितना है, 10 × 10⁻⁻⁶, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू, अच्छा मल्टीप्लाई x से तो नहीं करना है। ठीक है, देन आई विल डिवाइड इट बाय x³। सो डिवाइडेड बाय x का क्यूब, तो x का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 × 10⁻³ तो एक बार आंसर निकाल के बताओ कितना बच्चा, फाइनल आंसर कितना आ रहा है। मैंने निकाला था। क्वेश्चन समझ नहीं आया आफ्ताब बेटा। अच्छा, कब फार लगाना होता है, कब नियर। कंपैरिजन देखो, यहाँ पे आपका 5 मिलीमीटर जो डिस्टेंस है दैट इज मच मच स्मॉलर देन x इज इक्वल टू 0.2 मीटर ना। अगर ये दोनों आपके कंपेरेबल हैं, अगर मैं बोलती कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो आपकी 0.1 मीटर के बराबर है, 0.2 मीटर में बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वहां पे आप फार पॉइंट वाला एक्सप्रेशन नहीं लगाओगे। ठीक है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू दिस, तो उस केस में आप ले सकते हो ये वाला चीज। बिल्कुल सही बोला बेटा, मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कुछ इस तरीके से आया था, इंटू 10⁻⁴न्यूटन पर कूलम। ठीक है, साइमन और गौरव एक बार आंसर चेक करो दोनों। सही है, ये वाली चीज समझ में आई तो आगे चले। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब फाइनल केस होता है, ये नीट वाले बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूं क्योंकि ना आई थिंक नीट के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन एक आपका पोटेंशियल के तरीके में आया था। तो अब यहाँ पर बेटा आपको बोला है कि कोई भी आपका जनरल पॉइंट है। तो गुड इवनिंग बच्चा, अभी ज्वाइन किया है, लेट हो गया आज। तो बेटा अब जनरल पॉइंट का मतलब क्या है कि मेरे पास ऐसा एक रैंडम डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट मैंने आपका कुछ इस तरीके से बना दिया है। इस डाइपोल में मतलब ऐसे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सब रखे हुए हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है मेरा मेरा पॉइंट है कुछ ऐसे रैंडम एम पॉइंट है। अभी आपका जो पॉइंट है वो कहीं पे भी हो सकता है ना। जनरल पॉइंट का मतलब है कि ना तो इक्वेटोरियल लाइन पे है ना आपका एक्सिस पे है, कहीं पे भी रैंडम जगह पे आपका ये पॉइंट हो सकता है। आपको खाली ये पता है कि जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का दैट इज इक्वल्स टू x, यू नो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड यू नो दैट द एंगल व्हिच दिस इज मेकिंग दैट इज इक्वल्स टू थीटा। इज दिस ओके? अच्छा, यू आर हैविंग योर फर्स्ट क्लास विद मी, चलो वेलकम अमित बच्चा, वेलकम टू योर फर्स्ट क्लास। आई होप कि आप क्लास एंजॉय करोगे। आज की क्लास में हम डाइपोल स्टडी कर रहे हैं। आज आपकी क्लास थोड़ा लेट भी हो गया है, कुछ नहीं होता बच्चा। डाइपोल के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। डाइपोल मोमेंट सीख लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है वो हमने देख लिया। अब हम देख लें कि जनरल पॉइंट अगर हमारे पास कोई है तो उस केस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखूंगी। थैंक यू सो मच अनिकेत बेटा। आप ये वाली भी जो चीज है वो भी सेव कर लो अमित बच्चा, इसमें आप मेरी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स, प्रीवियस नोट, सारी चीजें देख सकते हो। तो बेटा आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बड़ा मुश्किल में पड़ जाते हैं बच्चे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये जो है हमारा, ये जो P वाला, वेरी गुड असद, बिल्कुल सही बोला बेटा। ये निकालेंगे कैसे हम लोग कि ये जो डाइपोल है इसको मैं रिजोल्व कर देती हूँ इसके कॉम्पोनेंट में। तो इफ आई रिजोल्व इट अलोंग इट्स कॉम्पोनेंट्स आई विल गेट टू कॉम्पोनेंट्स ऑब्वियसली मैम, हमें पता है दो कॉम्पोनेंट आएंगे। दिस विल बी P sin थीटा, this will be P sin theta and this component will be P cos theta। इस चीज से सब बच्चे सहमत हैं? This will be P cos theta। अब यार इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये वाली फिगर को आप ध्यान से देखते हो तो फॉर P sin थीटा, फॉर P sin थीटा, P sin थीटा के लिए तो ये जो पॉइंट M है वो इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया ना। P sin थीटा के लिए तो जो पॉइंट M है दैट इज एन इक्वेटोरियल पॉइंट।
तो इक्वेटोरियल पॉइंट का डायरेक्टली मैं एक्सप्रेशन निकाल दूंगी। और अगर मैं पी कॉस थीटा वाला ऑब्जर्व कर रही हूँ, फॉर पी कॉस थीटा इफ आई एम ऑब्जर्विंग, तो पी कॉस थीटा के लिए बेटा, पी कॉस थीटा के लिए अगर आप पॉइंट देखो तो पॉइंट एम जो है वो एक्सियल पॉइंट है। पी कॉस थीटा के लिए जो पॉइंट एम है दैट इज एन एक्सियल पॉइंट। तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आ जाएगा ना हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आ जाएगा ना। अगर मैं ये पी साइन थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगी तो वो आपका इस डायरेक्शन में आएगा। लेट मी से दैट दिस इज वन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वन मेरा कुछ ऐसे आ गया, उल्टी डायरेक्शन में मैंने बनाया है। एज यू कैन सी दैट आई हैव मेड इट इन उल्टी डायरेक्शन। ठीक है, यस बच्चा, वी आर डूइंग चैप्टर 1 राइट नाउ। करंटली आपका ये जो बैच है दैट इज अ 6 आवर बैच। सो हियर यू आर हैविंग वन क्लास एवरी डे फॉर 6 आवर्स। हमारे दूसरे बैचेस भी चल रहे हैं जिनमें आपकी 3 घंटे की क्लास होती है। अगर आपको वो वाला बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है तो एक बार आप मुझे टेक्स्ट कर देना। मैंने वैसे सारे बच्चों की डिटेल्स आगे फॉरवर्ड कर दी है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों का भी जो भी बच्चे मुझे टेक्स्ट करें सबकी डिटेल मैंने फॉरवर्ड करी, तो होपफुली आप लोगों को भी आपके जो भी ग्रुप्स हैं वो अलॉट हो जाएंगे। एंड दिस इज माय सेकंड पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा की वजह से क्योंकि वो एक्सियल पॉइंट है तो उस पे एक्सिस के अलोंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहां पर अब आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि जो इसमें ई नेट बन रहा है ये मेरा ई नेट है एंड इट इज मेकिंग सम एंगल अल्फा, so you can determine both the value of alpha and you can determine the value of e net as well। जो फॉर्मूला है मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता रही हूँ, अगेन डेरिवेशन अगर आप लोगों को देखनी है तो एक बार मेरे नोट्स में जाकर देखना। ई नेट की जो वैल्यू है दैट विल बिकम के पी अपॉन एक्स क्यूब, पी अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रूट, मतलब ये जो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है इसका रूट आएगा आपके पास। एंड अल्फा की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, यू कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अल्फा एज वेल। तो अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालते हो दैट कम्स आउट एज tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन 2। Is this part okay guys? So this is the expression which you guys will use for a general point। कोई भी अगर आपको general point ये बने तो उसके लिए आप ये expression को use कर सकते हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो असद बेटा, डायरेक्टली ऐड नहीं करोगे क्योंकि जबकि डायरेक्शन आपकी उल्टी है तो वेक्टर सम वगैरह करते हैं, इसके कंपोनेंट्स वगैरह लेकर हम फाइनली निकालते हैं आंसर कितना होता है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ बेटा, मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई भी जनरल पॉइंट है तो जनरल पॉइंट होने का क्या मतलब है भाई, जनरल पॉइंट होने का मतलब है कि आपका अमित बेटा एक बार क्लास के एंड तक रुकना, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर दूंगी। जनरल पॉइंट होने का क्या मतलब है कि हमारा आपको डाइपोल के हिसाब से कोई भी एक रैंडम पॉइंट ये बना है, अब ना तो वो उसके एक्सिस पे लाई कर रहा, ना तो वो उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे लाई कर रहा, वो कहीं पे भी स्पेस में किसी भी जगह पे लाई कर रहा है ये वाला जो पॉइंट है। तो इस सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, तो यहाँ पर आप अपना जो डाइपोल है उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दोगे उस पॉइंट के हिसाब से। तो when you divide it, you guys can see that this point M is now an equatorial point for P sin theta. It is an axial point for P cos theta. तो दोनों की वजह से इसमें तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आएगा। Using that expression, if I find out the value of E net, it comes out as 2 kp upon x cube 1 plus 3 cos square theta का अंडर रूट। और अगर इसी को यूज करके मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालती हूँ तो आपके पास tan अल्फा आ जाता है tan थीटा बाय 2 के बराबर। नहीं नहीं, थीटा की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, थीटा की वैल्यू तो आपको गिवन है, थीटा को आपको जीरो वगैरह कुछ पुट नहीं करना है इस सिचुएशन में, थीटा की वैल्यू तो आपको गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से। एक्सियल पॉइंट में आप ये देख सकते हो कि इसी के एक्सेस पे लाई कर रहा है ना, ये जो पी कॉस थीटा है उसके लिए जो एम है वो तो इसके एक्सेस पे ही लाई कर रहा है। तो अगर इसका आप डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो वो कितना आना चाहिए, एक्सियल पॉइंट के लिए 2 kp अपॉन एक्स क्यूब आना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा 2 kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब। और वैसे ही अगर आप जो E2 है उसकी वैल्यू सॉरी दैट विल बी E2, E1 की वैल्यू निकालोगे इक्वेटोरियल वालों की तो उसकी वैल्यू आ जाएगी kp sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब। सो यूजिंग दैट यू विल, यस आप यहाँ पे बस p की जगह p cos थीटा और p sin थीटा अज्यूम कर दोगे। इस केस में p cos थीटा करोगे क्योंकि आपका एक्सियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए यू विल राइट kp sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब। वहां पे आप cos थीटा और sin थीटा का एक्सप्रेशन पुट इन नहीं कर रहे हो, आपके पास आंसर जो आएगा वो ये cos थीटा sin थीटा के टर्म में ही आएगा। सही है, चलूं आगे, चलो चलो ये जनरल पॉइंट वाली चीज तो हो गई। अब आगे चलते हैं भाई। अब ये डाइपोल को अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो क्या होता है पता है बच्चों को, टॉर्क जैसी कोई चीज पढ़ी थी कभी बचपन में? हाँ मैम पढ़ी थी 12th का, लेकिन 11th में बड़ा डामा टोल है वो चैप्टर तो ढंग से आता नहीं है। नहीं नहीं कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बेटा अब यहाँ पर हो क्या रहा है ये चीज समझो। मैंने एक डाइपोल लिया और डाइपोल को एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया।
ठीक है, आई हैव प्लेस्ड माय डाइपोल इन एन एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो वी हैव स्टडीड दैट फोर्स कितनी लगती है अगर आप किसी भी पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दोगे. फोर्स उस पर लगती है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज इफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव. अगर मेरा पार्टिकल नेगेटिव होगा तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी, माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो नेट फोर्स है वो मेरे पार्टिकल पे कुछ लग रही है. और अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू निकालती हूँ कि नेट फोर्स कितनी लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, कितनी मेरी पॉजिटिव पे लग रही है, कितनी मेरी नेगेटिव पे लग रही है, दोनों की वजह से जो फोर्स है वो क्यू ही माइनस क्यू ही लगेगी. तो बेटा वो तो मेरी जीरो ही आ जाएगी, नेट फोर्स तो मेरी जीरो ही आ जाएगी. इसका मतलब क्या है कि डाइपोल इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम. डाइपोल इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम वाली कोई चीज पढ़ी थी बचपन में? डाइपोल जो होता है आपका, दैट इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम. उसमें लीनियर मोशन नहीं हो रहा है. ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, देयर इज नो लीनियर मोशन. बट अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो डाइपोल है उस पे जो फोर्स है वो किसी डिस्टेंस पे लग रही है, तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना बेटा. इस सिचुएशन में जो टॉर्क है उसका आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है. और यहाँ पर आपकी नेट फोर्स तो जीरो है, बट नेट टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल. देयर इज सम नेट टॉर्क, वेरी गुड, नेट टॉर्क विच एक्ट्स ऑन द डाइपोल. क्योंकि हमारी जो फोर्स है वो किसी डिस्टेंस पे लग रही है ना भाई. तो हमने पढ़ा है ना कि फोर्स तो आपकी जीरो आ सकती है, बट इस फोर्स की वजह से घूमने तो लग जाएगा ना ये डाइपोल. So net torque which acts on the dipole, you can find out its expression. Again, you can look for the derivation. Very simple derivation होती है. Torque का मतलब आपको पता है कितनी फोर्स लग रही है, multiplied by perpendicular distance होता है आपके पास torque. तो ये जो टॉर्क होएगी, अगर आप इसका एक्सप्रेशन निकालते हो, इट कम्स आउट एज P क्रॉस E. ठीक है, P क्रॉस E मतलब PE sin थीटा. और इसकी जो एक सेकेंड, आई थिंक स्टक हो गई है इसकी, अभी आ गई. वेरी गुड. क्यू ई डी साइन थीटा के फॉर्म में इसको याद, ये इस तरीके से याद करना तो कर लो, वरना टॉर्क जो होती है वो डायरेक्टली आपकी पी क्रॉस ई आ जाती है. सही है ये वाली चीज भी. ठीक है बेटा. अब यहाँ पर इस टॉर्क के हिसाब से आपके पास दो कंडीशंस बनती हैं. एक आपके पास बनती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक आपके पास बनती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. डिपेंडिंग ऑन दिस टॉर्क यू गेट स्टेबल इक्विलिब्रियम, डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस टॉर्क. क्योंकि आपको पता है कि पी साइन थीटा है, तो अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग तरीके से यहाँ पर बिहेवियर होएगा. तो डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस टॉर्क यू विल गेट टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनदर इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनदर इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. हाँ, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे डाइपोल की. मुझे लग रहा है आज की क्लास में तो शायद ना हो पाए, बट ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे. स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि जो नेट टॉर्क लग रही है वो जीरो लग रही है. इसका मतलब है यहाँ पर बस एंगल जो है वो आपका 0 डिग्री होता है. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी नेट टॉर्क हमारी 0 लगती है, बट एंगल हमारा 180 डिग्री होता है. 0 डिग्री 180 डिग्री दोनों पे हमारे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो टॉर्क हमारी 0 ही लगेगी. अब इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने अपना डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये तो मेरा नेगेटिव चार्ज आ गया, दिस इज माई नेगेटिव चार्ज, एंड एक मेरा ये पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो यू गाइस कैन सी दैट मेरा जो डाइपोल मोमेंट है वो भी कुछ इस तरीके से आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल आ रहा है. तो इस सिचुएशन में मेरा डाइपोल खुश है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में. अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूंगी तो वापसी वो अपनी इसी पोजीशन में आ जाएगा. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि आपने जो अपना डाइपोल है वो कुछ इस तरीके से प्लेस कर रखा है दैट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज. द डाइपोल मोमेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज. So if you are basically having a negative charge like this and another you are having, this is your positive charge, और इस तरीके से आपने डाइपोल को प्लेस कर रखा है, तो आप देख सकते हो कि जो डाइपोल मोमेंट है नाउ इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. Right, so this is the minimum torque. This is when the torque is equal to 0. So the dipoles are fixed at this position. The dipoles won't move. But stable और unstable equilibrium में क्या difference होता है बेटा कि stable equilibrium में अगर मैं डाइपोल को थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दूंगी तो मेरा डाइपोल रोटेट करके उसी पॉइंट पे आएगा, वापसी आने की कोशिश करेगा, तो वहां पे आपका थोड़ा सा एसएचएम वगैरह मामला होता है. अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मेरा मामला और उसको मैं जरा सी डिस्प्लेसमेंट दे दूंगी, वेरी गुड, तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी हम बाद में देखेंगे पॉजिटिव आती है. उसका यही मतलब है कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई है. तो इस सिचुएशन में अगर मैंने जरा सी भी डिस्प्लेसमेंट दी तो डाइपोल घूम के
ट्राई करेगा कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में आ जाए, अनस्टेबल रहता है। ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज? चलूं आगे। चलो इसके एक दो सिंपल सिंपल सवाल सॉल्व करते हैं। अब ये सवाल फटाफट 2-3 सवाल हैं, ये सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो। ट्राई टू सॉल्व देम, व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस। अगली क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल के बारे में बात करेंगे थोड़ी बहुत, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू कर देंगे। तो आपका आई थिंक एक क्लास में ये चैप्टर, एक या दो क्लासेस में ये चैप्टर हम वाइंड अप करके फिर पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटर वाली चीज पे आगे चलेंगे। ठीक है, बताओ बेटा क्या होगा इस सिचुएशन में, कैसे आंसर निकालो। क्या क्या गिवन है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 into 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 degrees with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। बेटा इसका जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप कोई नहीं है, आप लोगों के पास इस ग्रुप इसके मैसेजेस तो आ ही रहे होंगे ना 6 साल वाली क्लास के, तो वही है आप लोगों का ग्रुप जो है। अगर आप लोगों को अल्फा या फिर फोटोन बैचेस में या फिर कैटलिस्ट बैच में भी ऐड होना है तो उनकी नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हो रही है, आई थिंक एक दिन में 2 क्लासेस हो रही हैं, तो वो वाली बैच भी अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप मुझे एक बार टेक्स्ट कर दो, मैं आपकी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगी। वेरी गुड सचिन बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने। कैसे निकाला? डाइपोल मोमेंट आप लोगों को गिवन है 4 into 10⁻⁹ कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को गिवन है 5 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। थीटा आप लोगों को गिवन है 30 डिग्री। तो यार आंसर निकाल लोगे, आंसर निकालने में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाउ की जब आप वैल्यू निकालोगे दैट विल कम आउट एज पीई साइन थीटा। तो जब वैल्यूज प्लग इन करोगे ये सारी की सारी, साइन थीटा आपका आधा होता है, तो मेरे पास जो टाउ की मैग्नीट्यूड आई थी दैट केम आउट एज 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये होता है ना, टाउ की यूनिट भी तो न्यूटन मीटर होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना। ठीक है, चलूं आगे। आई थिंक ये आपका किसी साल नीट में भी आया है ऐसा एक क्वेश्चन। चलो अब एक बार आओ, एक बार आगे आओ, बताओ क्या आंसर निकलेगा इस सिचुएशन में। बताओ बेटा। बच्चे अभी से ही जाने शुरू हो गए, एक्सटेंड करने का फायदा नहीं होगा ना बच्चा। लाइक अभी देयर वर 65 स्टूडेंट्स एंड नाउ 20 स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट बिकॉज़ दे हैव सीन दैट हम एंडिंग वाले टाइम पे आ गए हैं। पी बच्चा नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, पी का जो टॉपिक है एक बार नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे निकल गए हैं क्लास में से बच्चा। ठीक है, एक बार ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करके फिर बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की आप लोगों को थोड़ी बहुत डेरिवेशन भी बता दूंगी, बच्चों को वो थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक है, एक बार बताओ अब इसको कैसे करोगे भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 2 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम। उसके अलावा हमें टाउ की वैल्यू कितनी गिवन है 4 न्यूटन मीटर। आप लोगों को ये भी बोला है कि डाइपोल लेंथ भी आपकी कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 into 10⁻⁻⁸ सेकंड आई थिंक स्क्रीन स्टक है। यस, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीई साइन थीटा। तो यहां से आप पी की वैल्यू निकाल सकते हो। पी कितना हो जाएगा, टाउ अपॉन ई साइन थीटा। वेरी गुड, टाउ की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है 2 into 10⁵ साइन थीटा आ जाएगा इंटू 2 हो जाएगा ये। तो मेरे पास पी की जो वैल्यू आई थी वो आ गई थी 4 into 10⁻⁻⁵ कूलम मीटर। सही है, बच्चों ने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करी है आप लोगों ने। वर्षा, सचिन, गौरव। अच्छा आप फाइनल आंसर बता रहे हैं, तो फाइनल आंसर सही है। ठीक है, फाइनल आंसर सही है। अब इसके अलावा बेटा आप डायरेक्टली यार P इज इक्वल्स टू क्या होता है Q इंटू 2A। तो आपको Q की वैल्यू निकालनी है, P अपॉन 2A हो जाएगा, तो कर दो। P की वैल्यू आई है 4 into 10⁻⁵, 2A की वैल्यू आपकी है 2 into 10⁻², तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चार्ज मेरे पास आया था 2 मिली कूलम। ठीक है, सही है। चलो ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं इस टॉपिक से। एक जो इसका सवाल अच्छा आता है वो अगली क्लास में करवाऊंगी, वो आपका जेई में भी आया था। वो बेसिकली सवाल है आपका उस पे बेस्ड है कि ये डाइपोल को अगर हम रोटेट करते हैं तो उसके ऊपर आपकी वो कैसे लगती है, उसकी ऑसिलेशन कैसे हो सकती है, उसका टाइम पीरियड बताओ। खाना तो मैं खा चुकी पहले ही,
मतलब आई ईट माई डिनर्स अर्ली, आई हैड माई डिनर एट 6-7। अभी तो ऐसे सोने का टाइम हो जाएगा मेरा। मैं 6-7 बजे आई ईट, देन आई डोंट ईट एनीथिंग अंटिल, बिकॉज माई क्लासेस बिगिन फ्रॉम 6:30, सो उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तो यस, खाना वाना कुछ नहीं है। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या खाने वाले हो आज डिनर में, व्हाट विल यू गाइस हैव, या फिर इफ यू ऑलरेडी हैड इट। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बता दो फटाफट। अच्छा, ऑलरेडी हैड इट, वेरी गुड। खा लिया। ये टेंशन का खाने से क्या रिलेशन, ये तो क्वेश्चन भी सिंपल है आज के तो। अब उसका आंसर यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे, थीटा की वैल्यू तो तीनों क्वेश्चन में मैंने 30 डिग्री दे दी ताकि साइन थीटा आधा आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लोगों को कितनी गिवन है, 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। उसके बाद आप लोगों को क्या गिवन है, टाउ की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। So using this we can determine the value of dipole moment very simply. Tau is equals to Pe sin theta होता है भाई। तो P की वैल्यू तो निकाल ही लोगे, टाउ अपॉन E sin थीटा। टाउ अपॉन E sin थीटा करोगे तो P की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सारी चीजें एक बार सब्स्टिट्यूट करके आंसर बताना। सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करके आंसर बता दो। वेरी गुड। 10⁻⁻28। गुड जॉब बेटा, बिल्कुल सही। मतलब मैंने 18 × 10⁻⁻29 लिख रखा है, तो आपका आंसर सही है। तो 1.8 × 10⁻⁻28 इज द राइट आंसर। इस तरीके के कोई सिंपल सिंपल सवाल आएंगे तो कर लेंगे सब बच्चे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसके एक दो क्वेश्चंस, थोड़े मुश्किल वाले जो क्वेश्चंस हैं जो आपके जेई में आए थे, इस बार 2023 में ही आया इसका एक क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन वील मूव फॉरवर्ड, अंडरस्टैंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, एंड देन वील फिनिश द नेक्स्ट क्लास विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद गॉस लॉ के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद वो स्फीयर वगैरह वाली एप्लीकेशंस भी बची हैं। तो काफी पार्ट बचा है इस चैप्टर में, लंबा चैप्टर है ये हमारा। We'll try to finish it as early as possible. All right, so that's all for today's class. Thank you so much, बच्चों. Thank you so much, everyone.